गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा बायोस्फीयर। अब हम लोग बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है। अगर हम लोग प्राइमरी फंक्शन की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के प्राइमरी फंक्शन की, क्योंकि ये अभी मैं बहुत सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ जो होते हैं बेसिकली। तो प्राइमरी फंक्शन है इसका ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, जो अभी हम लोगों ने देखा। प्राइमरी फंक्शन क्या है? ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिकली ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। इसके अलावा जो है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बेसिकली 4 बेसिक डाइजेस्टिव प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करता है। वो 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म 4 बेसिक प्रोसेसेस। पहला है आपका गट मोबिलिटी, है ना। बेसिकली ये मोबिलिटी से रिलेटेड होता है। मोबिलिटी, डिफरेंट इसके अंदर जो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं वो डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। देन उसके बाद सिक्रीशन में, मोबिलिटी के बाद सिक्रीशन में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। देन उसके बाद डाइजेशन में, और लास्टली एब्जॉर्प्शन में। तो ये बेसिक 4 फंक्शंस हो गए जो परफॉर्म करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि मोबिलिटी क्या होता है ना, सिक्रीशंस में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, और किस तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले मोबिलिटी को अगर डिस्कस करें यहाँ पे, तो 2 टाइप्स के मूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। मोबिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो 2 तरह के आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे मूवमेंट। एक होगा प्रोपल्सिव मूवमेंट और एक होगा मिक्सिंग मूवमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के मूवमेंट देखने को मिलेंगे, प्रोपल्सिव प्रोपल्सिव मूवमेंट, और एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, साइड में लिख देते हैं हम लोग, मिक्सिंग मूवमेंट। मिक्सिंग मूवमेंट। सो ये 2 बेसिकली ये 2 टाइप्स के जो मूवमेंट हैं, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है यहाँ पे। तो प्रोपल्सिव मूवमेंट जो होता है बेसिकली जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट होता है, आपने जो भी खाया है उसको फॉरवर्ड पुश करता है। यहाँ पे एक फॉरवर्ड पुश करता है यहाँ पे। तो प्रोपल्शन का मतलब ही होता है एक पुश, फॉरवर्ड पुश। तो बेसिकली प्रोपल्सिव मूवमेंट क्या करता है? पुश द कंटेंट फॉरवर्ड। जो भी आपका इंटेस्टाइनल कंटेंट है उसको ये आगे जो है वो मूव कराता है। अब ये जो मूवमेंट है वो स्लो या फास्ट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पे डाइजेशन के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए और कहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से जो है ना मूवमेंट स्लो या फास्ट हो सकता है। जनरली आपको ये स्लो कहाँ देखने को मिल सकता है और फास्ट कहाँ देखने को मिल सकता है, ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईसोफेगस के अंदर कोई भी एज सच डाइजेशन नहीं होता है ना। तो यहाँ पे कोई डाइजेशन का काम नहीं होता है, बस वो एक ट्रांजिट ट्यूब की तरह है जो ट्रांसफर करता है फूड को माउथ से स्टमक के अंदर। सो यहाँ पे ईसोफेगस के अंदर फूड का स्लो मूवमेंट होने का कोई भी लॉजिक नहीं है। बेसिकली ईसोफेगस जो है वो एक कंडक्टिंग ट्यूब की तरह वर्क करता है, तो इसके अंदर आपको जो है मूवमेंट ये फास्ट देखने को मिलेगा। और वही अगर हम लोग बात कर ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन की, जहाँ आपको सबसे स्लोएस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, वैसे स्लो मूवमेंट स्टमक में भी होगा, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, पर स्मॉल इंटेस्टाइन में स्लोएस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। रीजन बीइंग कि वहाँ पे सबसे ज्यादा डाइजेशन हो रहा होता है, मोस्ट ऑफ दी चीजों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। सो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो मूवमेंट है आपको, ये आपको सबसे स्लोएस्ट देखने को मिलेगा। सो ये मूवमेंट डिपेंड कर रहा है ना कि फूड को एंजाइम्स का एक्सपोजर कहाँ ज्यादा चाहिए ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ये मूवमेंट स्लो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ईसोफेगस में फास्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ईसोफेगस बस एक कंडक्टिंग ट्यूब की तरह वर्क करता है। अब बात कर लेते हैं मिक्सिंग मूवमेंट की। तो मिक्सिंग मूवमेंट जो है यहाँ पे, इसका क्या रोल होता है बेसिकली। तो मिक्सिंग मूवमेंट का जो रोल होता है वो 2 होता है, 2 तरीके से ये रोल प्ले करता है। पहला जो रोल है इसका, उसको मेंशन करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है मिक्सिंग मूवमेंट, तो ये जो फूड होगा, फूड जो हम लोग इंटेक करेंगे, उस फूड को डाइजेस्टिव जूसेस के साथ प्रॉपर मिक्स करेगा। यहाँ पे मिक्स फूड विथ डाइजेस्टिव जूसेस। सो एक तो काम हो गया इसका मिक्सिंग का। दूसरा एक और काम क्या करता है ये, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कराता है। एब्जॉर्प्शन में कैसे हेल्प करता है? फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। सो देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन में ये कैसे हेल्प करता है।
तो बेसिकली जो इसका ये मूवमेंट होता है मिक्सिंग मूवमेंट, इस मिक्सिंग मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो भी आपका इंटेस्टाइनल कंटेंट है, जो भी आपने खाया है ना, तो वो जब मिक्स हो रहा होता है तो बेसिकली जो इंटेस्टाइनल कंटेंट के जितने भी पोर्शंस है वो सभी एक्सपोज हो जाते हैं एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस जो होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है पूरे के पूरे कंटेंट से। तो इस तरीके से जो है एब्जॉर्प्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाई एक्सपोजिंग all portions all portions of the intestinal content to the absorbing surface। तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग सरफेस आपका क्या हो गया, बेसिकली जो गट के वॉल होते हैं, विलाई जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो विलाई जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे अगर फूड को जितना ज़्यादा एक्सपोज करेंगे ना उतना ज़्यादा, अगर वो फूड ऐसे रह गया, लेट सपोज कि वो ऐसे बोलस या फिर ऐसा कुछ बन के रह गया सॉलिड सा, तो वो प्रॉपर एक्सपोज नहीं हो पाएगा ना। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे एक्सपोज कर दिया जाए, पूरा फैला दिया जाए यहाँ पे, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको, इस फूड को जो है वो ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। तो ये एब्जॉर्बिंग सरफेस क्या होगा, अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। एब्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो है मोबिलिटी को हम लोगों ने पढ़ लिया। ये हमारा पहला प्रोसेस था जो डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करता है आपका, प्रोपल्सिव मूवमेंट एंड मिक्सिंग मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अब सिक्रीशन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्रीशन को समझने के लिए थोड़ा सा। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट बात और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी मूवमेंट की हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे बात की, तो ये मूवमेंट बेसिकली कौन करवा रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मसल्स में कौन से, स्मूथ मसल होंगे या फिर यहाँ पे स्केलेटन मसल होंगे। तो अगर मैं आपको बताऊं, जितनी भी गट की मोबिलिटी होती है, गट की ऑलमोस्ट सभी मोबिलिटीज के लिए जो है स्मूथ मसल रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सेप्ट अगर हम दो लोकेशंस छोड़ दें, है ना, वो भी एक्सट्रीम एंड्स जो डाइजेस्टिव ट्रैक के, यानी कि आपका माउथ वाला हिस्सा हो गया। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, एक नोट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख लेते हैं, कि आपका जो माउथ वाला हिस्सा हो गया और लास्ट जो एनस, मतलब बेसिकली दोनों एंड्स की अगर हम लोग बात करें, डाइजेस्टिव ट्रैक की एंड्स की, तो वहां पे अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोकेशंस पे स्मूथ मसल ही मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट में, मसल्स that involved in the mobility, that involved in the mobility of digestive tract। हैंडराइटिंग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। इज जनरली स्मूथ मसल। आपको पता है कि स्मूथ मसल जो है हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं, स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ एक्सेप्शंस की बात कर ले, एक्सेप्ट दो लोकेशंस, माउथ, माउथ के जो मसल्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। और अगर ईसोफेगस के स्टार्टिंग वाले कुछ हिस्से की, इनिशियल पोर्शन की बात कर ले हम लोग, स्टार्टिंग पोर्शन, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ सम अराउंड, ये स्टार्टिंग पोर्शन जो होता है वन थर्ड होता है, वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस, स्टार्टिंग वन थर्ड ऑफ ईसोफेगस इज इन आर कंट्रोल, सो वी कैन कंट्रोल ड्यूरिंग swallowing, है ना। तो ये जो होता है हमारे कंट्रोल में होता है, वन थर्ड अप्रॉक्स मैंने बताया है, स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ ईसोफेगस, ईसोफेगस। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो होता है वो हमारे कंट्रोल में होता है। सो हम लोग अपने अर्ज के अकॉर्डिंग जो है वो उस चीज़ को क्लियर आउट कर सकते हैं, जो भी फीकल मैटर इकट्ठा हुआ है। सो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होते हैं, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, बट एनल स्फिंक्टर जो इंटरनल होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। बेसिकली बचपन में जो बच्चे होते हैं उनके कंट्रोल में दोनों ही नहीं होते, एक्सटर्नल इंटरनल। बाद में विथ हैबिट जो है वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर पे कंट्रोल पा लेते हैं। इसके वजह से वे सीख जाते हैं कि अपने अर्ज के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो कब अच्छे से फ्रेश होना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सिक्रीशन की। पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग सिक्रीशन की बात करेंगे। तो अगर सिक्रीशन की बात करें तो हम लोग कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जरा देखिए, सिक्रीशंस को अगर आप एनालाइज करें, सिक्रीशन, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को अगर आप एनालाइज करें, तो आपको मालूम है कि डाइजेस्टिव सिक्रीशंस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आप अगर माउथ से स्टार्ट करें तो सलाइवा। तो सलाइवा में अगर आप कंटेंट की बात करें ना, तो सलाइवा में 99% के अराउंड वाटर होता है। रेस्ट एंजाइम्स हो जाएंगे इसमें, म्यूकस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा, ओके। अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो माउथ से आगे जाएंगे, ईसोफेगस में कोई सिक्रीशंस, बेसिकली सिक्रीशंस हो रहे होते हैं, एंजाइमेटिक सिक्रीशंस नहीं होते हैं। ईसोफेगस में भी सिक्रीशन हो रहे होते हैं, बट कुछ म्यूकस के हो रहे होते हैं बस। सो वहाँ पे कोई
एंजाइम सिक्रेट नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर गैस्ट्रिक जूस की हम लोग बात कर लें, तो 97 टू 99% अगेन यहाँ पे इस सिक्रीशन में वाटर होता है। रेस्ट जो होता है उसमें एंजाइम्स एंड अदर चीज़ें इन्वॉल्व होती है। रेस्ट 1 to 3 पार्ट्स में। सो रेस्ट में एंजाइम्स हो जाएगा आपका एंड म्यूकस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें पैनक्रियाटिक जूस की, सो पैनक्रियाटिक जूस का भी कुछ यही है कि 98 टू 99% जो है वो वाटर होता है इस सिक्रीशन में। रेस्ट जो होता है वो बाइकार्बोनेट्स एंड एंजाइम्स होते हैं। बाइकार्बोनेट बेसिकली पीएच को रेगुलेट करते हैं, तो रेस्ट में जो है वो एंजाइम्स और कुछ सॉल्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे बी हो गया, इसको हम लोग रब कर लेते हैं सी, और यहाँ पे डी। नेक्स्ट अगर हम बात बात करें अगर लीवर के सिक्रीशन की, दैट इज बाइल जूस। तो बाइल जूस में भी आपको मालूम है कोई भी एज सच एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें भी वाटर होता है 95 टू 97% के अराउंड। और रेस्ट बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट्स इसमें होते हैं। रेस्ट में बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल पिगमेंट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इंटेस्टाइनल जूस के जो सिक्रीशन होते हैं, जिसको हम लोग सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस के जो सिक्रीशन होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, तो इसमें भी जो सिक्रीशन होते हैं उसमें 98 टू 99% वाटर ही होता है। 98 टू 99% जो है वो वाटर होता है बेसिकली। और जो रेस्ट बच गया, इसमें आपका एंजाइम्स होता है और म्यूकस होता है। रेस्ट में एंजाइम और म्यूकस हो जाएगा यहाँ पे। एक और सिक्रीशन जिसमें कोई एंजाइमेटिक सिक्रीशन नहीं है, बट वो सिक्रीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड के आगे मूवमेंट के लिए, लुब्रिकेशन के लिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कोलोनिक सिक्रीशन की। बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो सिक्रीशंस होते हैं, कोलोनिक सिक्रीशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कोलोनिक सिक्रीशन में बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी जो जो पार्ट होता है वो वाटर ही होता है। 95 टू 98% वाटर होता है, और जो रेस्ट बच गया उसमें म्यूकस होता है। कोई भी एंजाइमेटिक सिक्रीशन होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होता है कोई भी। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है चीज़ों को। तो बेसिकली ये अगर सिक्रीशंस को हम लोग अच्छे से एनालाइज करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो मेजर पोर्शन है सभी सिक्रीशंस का, कोई भी सिक्रीशंस की बात कर ले आप, किसी भी ऑर्गन की सिक्रीशन की बात कर ले हम लोग, तो मेजर पोर्शन जो है वो वाटर है। तो ये जो इतना लार्ज अमाउंट में वाटर सिक्रीशन में इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व हैं, और भी अगर हम लोग बात करें डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की जो सिक्रीशंस के लिए रिक्वायर्ड है, तो ये सभी कहाँ से आ रहे हैं बेसिकली, ये कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है सेल को, ये चीज़ कहाँ से मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ तो इन सभी सिक्रीशंस की, ये सारे सिक्रीशन सेल जो है वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्सट्रैक्ट करता है। बेसिकली वो प्लाज्मा से बोरो करता है इन चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें वो प्लाज्मा से बोरो करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर secretions, for production of particular secretions, secretory cells extract large volume of water and raw materials from plasma। क्योंकि डायरेक्टली ब्लड वेसल से हर सेल तक न्यूट्रिएंट्स और इन चीज़ों की सप्लाई नहीं होती है। ब्लड जो होता है वो फिल्टर आउट होके, कैपिलरीज से फिल्टर आउट होके प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। ये सारी बेसिक बातें आप लोगों ने पढ़ी होगी क्लास 12th में। तो ब्लड जो होता है वो प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है, और प्लाज्मा में सभी चीज़ें जो है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड बहुत सारी जो रॉ मटेरियल्स जो कि सेल को रिक्वायर्ड होते हैं, वो सभी प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होते हैं। तो बेसिकली जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा से सराउंडेड होते हैं। सिक्रीटरी सेल्स के अराउंड जो भी होता है सारी प्लाज्मा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में। तो जो भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती है अपने सिक्रीशंस को फॉर्म करने के लिए, वे सभी वो क्या करते हैं, प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बेसिकली बोरो कर लेते हैं। और अगेन ड्यूरिंग डाइजेशन ये एंजाइम्स वर्क करते हैं, और डाइजेशन की प्रोसेस एंड होने के बाद ये सभी सिक्रीशंस वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि प्लाज्मा से कुछ कंटेंट बोरो किया गया है, क्यों, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशंस, और उसको क्या किया गया, सिक्रीशन के यूज के बाद रीएब्जॉर्ब कर लिया गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं after their production, sorry, after their
पार्टिसिपेशन इन डाइजेशन। एक बार ये डाइजेशन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, फूड का डाइजेशन हो जाता है, देन सभी सिक्रीशंस को अगेन रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इन डाइजेशन सिक्रीशंस is reabsorbed back is reabsorbed back into the blood। सो ब्लड के अंदर दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है, देन ब्लड से प्लाज्मा। सो इस तरीके से जो भी कंटेंट था वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का वो बैलेंस में रहता है, क्योंकि जितना बोरो किया गया था प्लाज्मा से एक्सक्रीटरी सेल्स ने, वो सभी जो है अगेन वो जाके ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड से ही प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल जो कंटेंट होता है वो, अब देखिए इन सारी प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, है ना। सिक्रीशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्यों होगी, बेसिकली रॉ मटेरियल्स को आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है सेल के अंदर। फिर उसके बाद सिंथेसिस वाला प्रोसेस है, तो सिंथेसिस वाला प्रोसेस भी होगा, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के अंदर परफॉर्म होगा ना, और उसके लिए भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अल्टीमेट जो गोल होता है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट का ही होता है बेसिकली। तो इन सभी चीज़ों में मतलब कि बहुत छोटी से छोटी सेलुलर लेवल पे भी जो चीज़ें हो रही हैं ना, उनके अंदर भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट का मतलब ये कहीं नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं देन ओनली एनर्जी रिक्वायर्ड है। आप अगर पूरे दिन सो रहे हैं उसके लिए भी आपकी बॉडी जो है वो 2000 टू 2500 कैलोरी यूज़ करती है। सो ये कहाँ पे यूज़ होता है, बेसिकली वो सर्वाइवल के लिए होता है। एक सेल जिंदा रखने के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करता है, वे सभी जो ये सब जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जितने भी सिक्रीशंस के प्रोडक्शन है उसमें रॉ मटेरियल्स के इनटेक के लिए सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। एक बार इसने दोबारा सिक्रीशन पार्टिसिपेट किया डाइजेशन में, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अगर मान लेते हैं रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता, जो किस केसेस में नहीं हो पाएगा, अगर लिख लेते हैं फेल टू डू सो, फेल टू डू सो इन केस ऑफ वॉमिटिंग, लेट्स से वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। तो वॉमिटिंग और डायरिया के केस में अगर बात करें तो यहाँ पे फ्लूइड लॉस हो जाता है। सो इस केस में जो है जो भी सिक्रीशंस आपने बोरो किए थे, जो भी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स और रॉ मटेरियल्स आपने बोरो किए थे प्लाज्मा से, वो प्लाज्मा में अगेन जो है वो नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वो लॉस हो गया। तो यहाँ पे लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है विच आर बोरो फ्रॉम प्लाज्मा, लॉस ऑफ फ्लूइड। इस केस में जो है ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डाइजेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं थर्ड प्रोसेस की, जहाँ हम लोग डाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेशन तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा। डाइजेशन डाइजेशन में तो बेसिकली ये जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो फिजिको केमिकल होती है। अगेन फिजिको केमिकल। सो ये क्या है, ये फिजिको केमिकल, देखिए इसमें दो वर्ड है, एक तो है फिजिकल और एक है केमिकल। सो फिजिको केमिकल का मतलब फिजिकल, फिजिकल और केमिकल, यानी कि बायोकेमिकल आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि सिंस इसमें जो भी केमिकल्स या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो लिविंग सिस्टम के अंदर है, दैट्स वाई हम लोग इसको बायोकेमिकल बोल सकते हैं। तो फिजिको केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि डाइजेशन में जो है वो फिजिकली भी चीज़ें हो रही होती है, फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, लाइक मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन। और बायोकेमिकल डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हो, एंजाइमेटिक वेट एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में तो होता है ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर, हाइड्रो वर्ड इज फॉर वाटर और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं यूजिंग वाटर, ब्रेक डाउन यूजिंग वाटर। सो इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस होते हैं, मतलब वो वाटर का यूज़ करेंगे। मैकेनिकल डाइजेशन में कौन कौन हेल्प करते हैं अगर मैं बात करूँ, तो मैकेनिकल डाइजेशन आपका सबसे फर्स्ट, तो मैकेनिकल डाइजेशन अगर बात करें तो चिविंग, जो कि आपके माउथ में होता है ना, तो ये एक मैकेनिकल डाइजेशन में पार्टिसिपेशन हो गया चिविंग से रिलेटेड। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, यहाँ पे लिख सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन या फिर मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक चिविंग। तो चिविंग जो है वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि डाइजेशन का अगर आप बेसिक डेफिनेशन समझे व्हाट इज डाइजेशन, तो डाइजेशन होता है बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को केमिकली भी ब्रेक किया जा रहा है यहाँ पे और फिजिकली भी किया जा रहा है। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन में चिविंग जो कि माउथ के अंदर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो पेरिस्टालसिस, या फिर अगर ईसोफेगस में बात करें तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वो फूड को फॉरवर्ड पुश करने के लिए होता है। लेकिन अगर स्टमक में बात करें, जो चर्निंग होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है स्टमक में,
वो बेसिकली डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात कर ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और ये जो मूवमेंट हो रहे हैं पेरिस्टालसिस, ये भी डाइजेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। पेरिस्टालसिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट विच इज ऑकरिंग इन जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये भी फूड को मिक्स करने में और मूव करने में हेल्प करते हैं, सो ये भी डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। और एक और चीज़ आपने सुन रखा होगा, अगर आपने पहले पढ़ा, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन जो होता है ये भी बेसिकली एक फिजिकल प्रोसेस ही है, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं इमल्सिफिकेशन में। तो ये सभी फिजिकल डाइजेशन के जो है वो या मैकेनिकल डाइजेशन के कंपोनेंट्स हो गए। मैकेनिकल डाइजेशन मीन्स जिसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं, मैकेनिकली फूड को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। बायोकेमिकल डाइजेशन में तो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, सो यहाँ पे एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस है। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, एक एक ओवरव्यू हम लोग देखें अगर, कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फूड है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल। तो जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, इसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। इट मीन्स ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है ब्लड और लिम्फ के अंदर। सो डाइजेशन हम लोग कर ही इसलिए रहे हैं ताकि इस कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल पीसेस में ब्रेक डाउन कर सके, ताकि इसको जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर ब्लड या लिम्फ के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सके। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स अनएब्जॉर्बेबल फूड है, इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन में दोनों इन्वॉल्व होंगे, मैकेनिकल डाइजेशन भी, मैकेनिकल भी और बायोकेमिकल भी। और साथ ही वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एंजाइम्स है वो फंक्शन करने के लिए उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली उन्हें हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, बेसिकली इसको बोलते हैं कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है उसमें। तो उसमें वाटर को ना रिमूव करके जो लार्ज पॉलीमर्स होते हैं वो बनते हैं। तो अगर उसको अगेन ब्रेक डाउन अगर करना है छोटे छोटे पीसेस में, सब यूनिट्स में अगर ब्रेक डाउन करना है, तो आपको जो है ये हाइड्रोलिसिस नाम का जो है ये रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर और लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सो वाटर का यूज करना पड़ेगा अगेन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसको कि मैकेनिकल डाइजेशन और बायोकेमिकल डाइजेशन दोनों ने रोल प्ले किया, और यहाँ पे जो फूड था कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल वो सिंपल एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया। सिंपल एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और इजीली ब्लड या लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल न्यूट्रिएंट्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। अब ये एब्जॉर्ब्ड हो सकता है। ये लार्ज जो फूड स्टफ था ये जो है ये क्रॉस नहीं कर सकता था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो इतने बड़े फूड पार्टिकल्स को या फिर किसी पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा क्रॉस करने के लिए। सो अब ये कर सकता है यहाँ पे। सो यहाँ पे वाटर ने क्या रोल प्ले किया, बेसिकली यहाँ पे वाटर का रोल क्या था। तो अगर वाटर के रोल को हम डिस्कस करें, तो ऑल्दो वाटर बहुत सारे रोल प्ले करता है यहाँ पे, लेकिन जो मेजर रोल है वो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन होता है। एंजाइम्स इसके बिना परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर रोल ऑफ वाटर देख ले अगर हम लोग, रोल ऑफ वाटर अगर हम लोग देख लें, तो बहुत सारे रोल होते हैं। तो मैं थोड़ा सा सिंपल में और फटाफट बताते चलता हूँ। सबसे पहला जो रोल होता है वो मेजर कंपोनेंट होता है डाइजेस्टिव जूस का। ये हम लोगों ने जब डाइजेस्टिव जूसेस का एनालिसिस किया था, तो आप लोगों ने देखा था 90 टू 95% तो अप्रॉक्स जो है सभी में वाटर ही था। तो ये मेजर कंपोनेंट होता है, मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। पहली बात तो ये। दूसरा चीज़, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, क्योंकि जितने भी वाटर सॉल्युबल चीज़ें होती है वो वाटर में एब्जॉर्ब हो जाती है, और अलॉन्ग विथ वाटर ही इनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एंजाइमेटिक एक्टिवेशन। एंजाइमेटिक एक्टिवेशन, एक्टिवेशन बोल लीजिए या फिर साथ में एंजाइम के फंक्शन को जो है वो एनहांस करता है, फैसिलिटेट करता है। लुब्रिकेशन, फूड के ल्यूब्रिकेशन में, पासेज में हेल्प करता है, बेसिकली फूड पास करने के लिए। फूड को सॉफ्ट करने का काम करता है, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, ताकि उसका प्रॉपर जो है वो मैस्टिकेशन या चिविंग हो सके, सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। ईसोफेगस से जो है वो म्यूकस के साथ और वाटर के साथ इसको मिक्स किया जाता है। म्यूकस में ऑलमोस्ट सलाइवा में तो वाटर ही है, तो वाटर क्या करता है, फूड को सॉफ्ट करता है ताकि वो इजीली पास कर सके ईसोफेगस से स्टमक में। और अगर बात कर ले, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस स्लाइड्स में कि पीएच को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। देन वेस्ट रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट, एक सेकेंड, रिमूवल, रिमूवल ऑफ वेस्ट यूरिनेशन के थ्रू हो गया, स्वेटिंग के थ्रू हो गया, तो इसमें भी वाटर का बहुत ही रोल होता है। देन लास्टली देख लेते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये कुछ रोल हो गए जो वाटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम लोग को जो मतलब है वो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन से ज़्यादा है ना। एंजाइमेटिक एक्टिवेशन को हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। इसमें समझिए ज़रा
कि इसका एंजाइमेटिक एक्टिवेशन में या फिर यूँ कह लीजिए कि बॉन्ड्स को ब्रेक करने में एंजाइम्स जो है वो वाटर के साथ ही प्रॉपर फंक्शन करते हैं, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इसके पीछे समझिए कि जो पॉलीमर्स हैं, जो हम लोग खा रहे हैं बेसिकली, लाइक मैं लिस्ट कर देता हूँ, इसको यहीं पे कर लेते हैं साइड में। ओके, सो हम लोग बात करते हैं, हम लोग जनरली क्या खा रहे होते हैं डेली लाइफ में? स्टार्च, ग्लाइकोजन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, सेल्यूलोज़। सेल्यूलोज़ जनरली हम लोग खाते हैं पर ये डाइजेस्ट नहीं होता है, पर फिर भी बात कर लेते हैं। कुछ पॉलीमर्स हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। अगर आप फल खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं तो उसमें सेल्स होगा ही, सेल्स में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए होगा। आरएनए, डीएनए, ये सारी चीज़। लिपिड्स बात कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी बने या दाल बने उसमें ऑयल तो हम लोग डालते ही हैं, सो लिपिड्स ऐड करते हैं। लिपिड्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स। सो बेसिकली ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स है फूड के, जो हम लोग डेली लाइफ में इंटेक करते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ थोड़ा इसके बारे में कि ये जो पॉलीमर्स है, बेसिकली ये पॉलीमर्स है, आप सभी को पता है कि ये जो है वो पॉलीसेकेराइड्स है ना? पॉलीसेकेराइड्स मतलब ये कुछ मोनोमेरिक यूनिट से बने होंगे। तो ये जो स्टार्टिंग के 3 दिख रहे हैं आपको, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये बेसिकली पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन आप सभी को पता होगा अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें हम लोग तो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। और अगर मैं लिपिड्स की बात करूं तो यहाँ लिपिड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से होता है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स का एस्टेरिफिकेशन होता है। फैटी एसिड का एस्टेरिफिकेशन होता है और उसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप क्लोजली बहुत ध्यान से अगर इसको एनालाइज करेंगे, अगर आप इनके केमिस्ट्री को बेसिकली देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो इनके फॉर्मेशन में जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस बोलते हैं या फिर कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर, है ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड्स को फॉर्म करने के लिए यहाँ पे वाटर को रिमूव किया जाता है। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आपको थोड़ा समझाऊं मैं, तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके, स्लाइड्स हमारे पास खत्म हो चुकी है। ओके, वेट मैं नया स्लाइड ऐड कर लूँ। ओके, स्लाइड्स हमारे पास खत्म हो चुकी है, ठीक है, इसको हम लोग रब आउट कर लेते हैं। ये स्लाइड्स आपको सेव मिल जाएगी यहाँ पे, मैं इसको ऐड करके रब कर रहा हूँ। सो थोड़ा सा टाइम, सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ सेकेंड। सो हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने भी हम लोगों ने पॉलीमर्स देखे जो मेजर हमारे फूड के कंपोनेंट है, ऑल्दो सेलुलोज जो है हम लोग खाते तो हैं पर वो डाइजेस्ट नहीं होता, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। बट फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो सिंथेसिस हो रहा है इनका प्रॉपर, ठीक है, थोड़ा लगभग हम लोगों ने क्लीन कर लिया है स्लाइड को। तो बेसिकली मैंने बताया कि इनका डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रहा होता है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। So what is dehydration synthesis? Or you can say that condensation reaction. Condensation reaction. So basically condensation reaction या dehydration synthesis. As you can see, dehydration. D means removal. D means removal. And hydration. Hydra means water. So removal of water. So what basically removal of water? जैसे मान लीजिए कि स्टार्च की, लेट्स सपोज स्टार्च की हम लोग बात कर रहे हैं, स्टार्च, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं ग्लाइकोजन, या फिर बात कर रहे हैं हम लोग सेल्यूलोज की। तो ये जो है बेसिकली वो ग्लूकोज को ऐड करके बने हैं, बिकॉज दे आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, बिकॉज दे आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। सो जब ये इनका फॉर्मेशन हो रहा होगा, मीन्स एक ग्लूकोज से जब दूसरा ग्लूकोज ऐड ऑन हो रहा होगा, तो ड्यूरिंग देयर एडिशन, जब ये ग्लूकोज को ऐड किया जा रहा होगा, तो यहाँ से जो है ये वाटर रिमूव किया जाता है बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पे H2O रिमूव हो रहा होता है। उसके लिए आपको क्या होगा, ग्लूकोज का जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ग्लूकोज का जो 6 रिंग वाला जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे वाटर जो होता है वो रिमूव हो रहा होता है इस वाले पॉइंट से, है ना? यहाँ पे HOH जो होते हैं, और अगेन इस वाले में भी इस तरीके से आप देखें तो यहाँ भी OH जो होते हैं, तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए जो है वाटर का रिमूवल हो रहा होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस की, जहाँ पे फॉर्मेशन के टाइम, है ना, जो मैंने पॉलीमर्स मेंशन किए हैं इनके फॉर्मेशन के टाइम हमेशा जब बॉन्ड बन रहा होता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा होता है बेसिकली, और इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा होता है। सो बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर वाटर का रिमूवल हुआ है, तो अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं अगेन, तो अगर आप ब्रेक डाउन के टाइम अगर वाटर को अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाटर जो होता है वो बॉन्ड को जो है वो हाइड्रोलिसिस करने में हेल्प कर रहा होता है बेसिकली। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं अमीनो एसिड्स की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा कि एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है, और एक यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप होता है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आर ग्रुप बोल लेते हैं लेट्स से।
H हो सकता है, CH3, डिपेंडिंग ऑन ग्लाइसिन है, एलानिन है या सेरीन है। ऐसे ही एक और अमीनो एसिड को अगर मैं बना दूँ यहाँ पे NH2CCOH H, और अगर यहाँ पे एक मैंने अगेन वेरिएबल ग्रुप बना दिया यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इस नाइट्रोजन वाले स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ओपन करके बनाता हूँ आपको, सो दैट आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था बेसिकली, एक ये और एक ऐसे था। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब रिमूव होंगे तो बेसिकली H2O वाटर का रिमूवल होगा। अब वाटर के रिमूवल के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा आपका, वो कुछ ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड ONH, CH, here it is H, NH2, वेरिएबल ग्रुप R, वेरिएबल ग्रुप। सो यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं, ये जो बॉन्ड है आपका बेसिकली, इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे होते हैं, इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे होते हैं। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ बेसिकली, इस बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में वाटर का रिमूवल हुआ यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हुआ। सो वाटर के रिमूवल से अगर ऐसा हो रहा है, तो अगेन अगर हम लोग अगर वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर सप्लाई करने का मतलब H और OH अगर सप्लाई कर दें, तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे जाएगा, और अगेन जो है वो अमीनो एसिड्स आप में उसमें स्प्लिट हो जाएंगे। सो इस तरीके से बेसिकली जो मैकेनिज्म होता है वो हाइड्रोलिसिस का परफॉर्म होता है, और ये सभी पॉलीमर्स के लिए यहाँ पे वैलिड है। इसी तरीके से जब भी पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, इनमें से किसी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रहा होता है। बात करूँ मैं अगर स्टार्च में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने की, ग्लाइकोजन में या सेलुलोज में, या फिर प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की, न्यूक्लिक एसिड में आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपने सुना होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम भी वाटर का रिमूवल होता है, और फिर अगेन अगर वाटर ऐड करेंगे देन वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लिपिड्स में, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है स्टेरिफिकेशन के बाद जो होता है एस्टर बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड होता है ये भी बेसिकली वाटर के रिमूवल से ही बनता है। सो वाटर को अगर अगेन ऐड करके ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगा, जो हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा, और जो मोनोमेरिक यूनिट्स है वो स्प्लिट हो जाएंगे आपस में। तो इस तरीके से जो होते हैं, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं बेसिकली। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया डाइजेशन के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में। अब लास्टली हम लोग देख लेते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो एब्जॉर्प्शन की क्या कहानी है, मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। अगेन खाली स्लाइड नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसको ऐड करके रब आउट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम से और स्लाइड्स को ऐड कर लिया जाएगा। सो अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो अब कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोगों ने बेसिकली एक डिटेल इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोगों ने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन डिटेल में नहीं पढ़ा है। पहले हम लोग प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना, माउथ, स्टमक, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड सो ऑन। उसके बाद स्ट्रक्चर्स के बाद उनके एंजाइमेटिक सिक्रीशंस को, यानी कि बेसिकली कंपोजिशंस को पढ़ेंगे उनके सिक्रीशन के। अब देन हम लोग आएंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के ऊपर, है ना। सो नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन बहुत सिंपल है, जितने भी अपने मेजर कंपोनेंट्स खाए थे उसको एक बार लिस्ट कर लेते हैं। जैसे स्टार्च खाया हम लोगों ने, आलू खाया, चावल खाया, स्टार्च खाया बेसिकली हम लोगों ने। देन हम लोग प्रोटीन, इफ़ यू आर कंज्यूमिंग मीट, पनीर, दाल, एनीथिंग। लिपिड्स तो आपको सब जगह देखने को मिल जाएगा, दाल बनाइए, आप सब्जी बनाइए, सभी में इन्वॉल्व होते हैं। देन इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले, तो अगर माल्टोज अलग से आप खा रहे हैं, सुक्रोज यानी कि चीनी, सुक्रोज अगर आप अलग से ले रहे हैं, केन शुगर से जो मिलता है, या फिर और भी ऐसा कुछ कंपोनेंट अगर आप इनटेक कर रहे हैं, सो इसका ब्रेकडाउन अल्टीमेटली क्या होगा, स्टार्च जो है वो ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज में। स्टार्च ग्लूकोज में एक स्टेप में डाइजेशन नहीं होता है, ऑल्दो स्टार्च जो है सबसे पहले माल्टोज में ब्रेक होगा, देन अगेन आगे फर्दर ब्रेकडाउन होगा। पर मैं डायरेक्ट आपको एंड प्रोडक्ट बता रहा हूँ, इसमें ब्रेक हो गया। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा। लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएगा। माल्टोज जो है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के 2 यूनिट्स में ब्रेक हो जाएगा, बेसिकली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अगर आपने सुक्रोज खाया है, तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। अगर आपने लैक्टोज, अगर आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें लैक्टोज शुगर होता है, तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेक होगा। और ये जो फाइनल एंड प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो फाइनल एंड प्रोडक्ट्स हैं, ओके, लैक्टोज, ये जो आपको फाइनल एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी जो है वो आइदर ब्लड और लिम्फ के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और फिर इनको जो है एसिमिलेशन के लिए, फर्दर एसिमिलेशन के लिए डिफरेंट सेल्स के पास भेजा जाता है, और वहाँ से इसको एसिमिलेट किया जाता है।
सो ये आज के लिए इतना ही। ये आप अच्छा हम लोगों ने बहुत डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके पार्ट्स का, डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।